everyone. Now we have to discuss the next relation, that is identity relation. अब हम लोग अगले रिलेशन की अगले टाइप्स ऑफ रिलेशन की ओर चलेंगे, जो क्या है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है। हम लोगों ने अभी तक एम्प्टी रिलेशन के बारे में डिस्कस किया, यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में डिस्कस किया, बट अब हमें आइडेंटिटी रिलेशन से अपने डिस्कस को स्टार्ट करना है और फिर हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड एट लास्ट इक्विवेलेंस रिलेशन को डिस्कस करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट आइडेंटिटी रिलेशन। अब हम लोग देखें कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में समझ आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट रिलेशन की बात करने जा रहे हैं, दैट इज आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज आइडेंटिटी रिलेशन? A relation are in A is called an identity relation. An identity relation if each element is related to itself only। क्या है? A relation in set A is called an identity relation if each element is related to itself only। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? किसी सेट A में एक रिलेशन R को आइडेंटिटी रिलेशन हम तब कहेंगे जब उस सेट का सारा एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड हो। केवल किससे रिलेटेड हो? खुद से रिलेटेड हो। आपको इस वर्ड पे ज्यादा फोकस करना है। मीन्स अ रिलेशन आर इन ए इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी रिलेशन इफ ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। यानी कि हर एक एलिमेंट केवल और केवल किससे रिलेटेड होगा? खुद से रिलेटेड होगा। खुद के सिवा किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। मैथमेटिकली इट इज डिनोटेड एज IA is equals to A comma A such that for every A belongs to A। इस सिंबल से आई थिंक आप सभी लोग फैमिलियर होंगे। दिस इज द सिंबल ऑफ फॉर एवरी वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक रिलेशन होगा। व्हाट इज दिस? दिस इज द आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ सेट A। IM is what? Identity relation of set A is a relation in which A comma A such that for every A belongs to A। ठीक है, अब देखिए हम अब एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सपोज लेट A is the set of element A, B and C। हमने मान लिया कि A क्या है? एक सेट है जिसका एलिमेंट A, B और C है। एंड अ रिलेशन R सच दैट A कॉमा A, B कॉमा B एंड C कॉमा C।
we form a relation in which the order pairs involve are a, b, b and c, c। हमने एक यहाँ पर रिलेशन फॉर्म किया जिसके एलिमेंट्स आप देख रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं? आप देखने के बाद आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? आप ये सिंपली देख पा रहे हैं कि हमारे सेट में जितने भी एलिमेंट्स आए थे, इस गिवन सेट में जो भी एलिमेंट्स थे, उन सभी एलिमेंट्स के डबलेट्स कहाँ आए हैं? रिलेशन में आए हैं। यानी कि हर एक एलिमेंट इसमें ईच ऑफ द एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। देखिए ए से रिलेटेड है, बी से रिलेटेड है, सी से रिलेटेड है। यहां पे आपको इस बात पे ध्यान देना होगा, फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं कि रिलेशन आर इन ए इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी रिलेशन इफ ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। इटसेल्फ ओनली कहने का सेंस क्या हुआ? इटसेल्फ ओनली कहने का सेंस ये हुआ कि जो सेट दिया गया होगा जिसमें हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, उस सेट के सारे एलिमेंट्स किससे जुड़े होंगे? सिर्फ और सिर्फ खुद से जुड़े होंगे। खुद के अलावा कोई उसमें वैसा ऑर्डर पेयर उस रिलेशन में नहीं आएगा जिसमें एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड होगा। ठीक है, जब ये कंडीशन आएगी तभी दिस रिलेशन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर? देखिए हम लोग नेक्स्ट जिस रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे दैट विल बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगला हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। और रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर होते हैं, देखने में सिमिलर दिखेंगे, डेफिनेशन भी लगभग उसका सिमिलर होता है। इसलिए मैं इसको बार बार बता रहा हूं, इस वर्ड पे इसलिए मैं फोकस कर रहा हूं ताकि आपको मैं रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में डिफरेंस इजीली बता पाऊं और आप भी इजीली इस चीज को समझ जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि आइडेंटिटी रिलेशन कैसा रिलेशन होगा जिसमें उस रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर में सेट के हर एक एलिमेंट्स के डबलेट्स मिलेंगे। डबलेट्स, ये देखिए ए के साथ ही जुड़ा है, बी के साथ ही जुड़ा है, सी के साथ ही जुड़ा है। तो क्लियर हुआ? अब आइए हम लोग नेक्स्ट रिलेशन को डिस्कस करेंगे, दैट विल बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एंड I already told you that in this chapter 3 relations are very compulsory: reflexive, symmetric and transitive। जो लोग इन तीनों रिलेशन को समझ ले गए वो इस चैप्टर को अपने मुट्ठी में कर लेंगे और आसानी से सारे क्वेश्चन को आप कर ले जाएंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है। कॉन्सेप्ट से आपको करना है, ठीक है? और कॉन्सेप्ट तब तक नहीं क्लियर होगा जब तक आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को प्रॉपर वे में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट रिलेशन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट रिलेशन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट रिलेशन हमारा होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर ऑल्सो। रिफ्लेक्सिव, फोर्थ रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। A relation are in A is called reflexive relation if A, A belongs to R, if A, A belongs to R
फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो मैं इसको यहां पे लिख दे रहा हूं, रिफ्लेक्सिव इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। हमने क्या बोला था कि आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन अप्रॉक्सीमेटली सेम होते हैं, उसमें माइनर डिफरेंस होता है, कंप्लीटली सेम नहीं होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली सेम होते हैं, और उसमें माइनर डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस को हम डेफिनेशन के थ्रू ही समझेंगे, उसका दोनों का डेफिनेशन ही दोनों में डिफरेंशिएट करेगा, और उन दोनों में डिफरेंस माइनर डिफरेंस है। इसलिए आपको थोड़ा सा वेरी केयरफुल रहना है। यहाँ पे इसमें क्या लिखा है, अ रिलेशन आर इन ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, आप अदर मीन्स यहां पे देख लीजिए। मैं एक पॉइंट और नोट डाउन कर दे रहा हूं कि इसमें होगा कि इन दिस रिलेशन each and every element must be related to itself। क्या लिखा है? इन दिस रिलेशन, इट मीन्स इन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ईच एंड एवरी एलिमेंट मस्ट बी की मीनिंग आप जानते होंगे, मस्ट बी कंपल्सन को इंडिकेट करता है। इन दिस रिलेशन ईच एंड एवरी एलिमेंट मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी कि वो खुद से रिलेटेड होगा। ईच एलिमेंट कहने की ईच एलिमेंट मस्ट बी रिलेटेड इटसेल्फ मीन्स गिवन सेट का कोई भी ऐसा एक एलिमेंट नहीं बचेगा जो खुद से रिलेटेड नहीं होगा। ठीक है, यहां पे कंपल्सन है। और एक पॉइंट और भी और यहां पे मैं नोट डाउन कर दे रहा हूं कि इन द रिलेशन यस अदर ordered pairs may or may not present in relation। क्या समझ पा रहे हैं आप कि इन दिस रिलेशन अदर ऑर्डर्ड पेयर्स may और may not be present। ये ऐसे क्लियर नहीं हो रहा होगा, ऐसे इस सेंटेंस से आपको ये क्लियर नहीं हो रहा है, बट अभी मैं आपको डिफरेंस बता दे रहा हूं। स्टूडेंट, मैं यहां पे एग्जांपल इसका ले रहा हूं, यहां पे थोड़ा सा स्पेस की कमी है इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। मैं यहां पे इसके एग्जांपल्स को बता रहा हूं। सपोज लेट ए इज द सेट ऑफ एलिमेंट ए बी एंड सी। मैं एक ही एलिमेंट पे एक ही सेट पे सारे रिलेशन को एक्सप्रेस कर रहा हूं, सारे रिलेशन के एग्जांपल को मैं बता रहा हूं ताकि आपको जल्दी से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहां पे लेट ए बी अ सेट ऑफ एलिमेंट ए बी एंड सी। नाउ वी फॉर्म अ रिलेशन, सपोज दिस रिलेशन इज R1। मान लीजिए रिलेशन R1 है, यहां पे एलिमेंट आ गए ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, ठीक है, एंड सी कॉमा सी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द definition of reflexive relation, we can observe that this relation R1 is an reflexive relation। इस डिफिनेशन के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। कैसे जान सकते हैं, मैं एक बार बता दे रहा हूं आपको। ये जो आप यहां पे ये फ्रेज को देख पा रहे हैं आप, इस फ्रेज में क्या लिखा है, इस पूरे रिलेशन का जो
रिलेशन के डेफिनेशन की जो मीनिंग हुई वो ये हुई कि अ रिलेशन आर इन ए, यानी अ रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एक सेट ए में दिया गया रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव होगा इफ, यदि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि आर के जो ऑर्डर पेयर होंगे, रिलेशन आर के जो एलिमेंट होंगे, आर का रिलेशन का एलिमेंट क्या होता है, ऑर्डर पेयर ही होता है ना, तो उस रिलेशन का जो एलिमेंट होगा उसमें दोनों, उस ऑर्डर पेयर में जो दो एलिमेंट्स आएंगे वो दोनों एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे, एक ही होंगे। उस रिलेशन के ऑर्डर पेयर में आने वाले एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। और ये ए क्या होगा, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, यानी दिए गए सेट का प्रत्येक एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का इस टाइप का ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में बनेगा। इसका मतलब यही हुआ ना, ऑफ कोर्स यही हुआ। फिर आगे मैं आप लोगों को समझने के लिए लिख दिया हूं कि इन दिस रिलेशन ईच एंड एवरी एलिमेंट मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी इस रिलेशन में दिए गए सेट के हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड अवश्य होना चाहिए। मस्ट बी रिलेटेड मीन्स अवश्य होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके इस सेंटेंस की मीनिंग अभी मैं नहीं बता रहा हूं, इसको मैं आगे बताऊंगा, पहले आप यहां तक समझिए। तो इस डेफिनेशन और इस डेफिनेशन दोनों के अकॉर्डिंग जो ये R1 रिलेशन हुआ, ये क्या रिफ्लेक्सिव हुआ क्या? मुझे तो लग रहा है कि रिफ्लेक्सिव हुआ, क्या आपको लग रहा है कि रिफ्लेक्सिव हुआ? ऑफ कोर्स, आई होप आपको भी ये चीज लग रहा होगा कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हुआ। क्यों रिफ्लेक्सिव हुआ? बिकॉज इन द डेफिनेशन इट इज गिवन दैट इफ a comma a belongs to R for every a belongs to A। तो अब देख लीजिए इस सेट A में कौन कौन से एलिमेंट है, A है, B है, C है, यानी इन सबों के डबलेट्स बनने चाहिए रिलेशन में, तो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। ऑफ कोर्स बने हैं कि नहीं बने हैं? कुछ भी छूटा है क्या? अगर कुछ भी छूट जाता तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब मान लीजिए मैं एक दूसरा एक डेफिनेशन बता रहा हूं। जैसे मैं R2 रिलेशन यहां ले लिया, R2 रिलेशन को अगर मैं लिख दूं A कॉमा A एंड B कॉमा B, ठीक है, और इतना ही ले लीजिए आप। ये क्या R2 रिलेशन रिफ्लेक्सिव हुआ? R2 रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि A का तो डबलेट्स मिला है हमें, B का डबलेट्स मिला है, लेकिन C का डबलेट्स नहीं मिला है। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डेफिनेशन ये हमें शो कर रहा है, ये हमें बता रहा है कि हम जो भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में लेंगे उसमें गिवन सेट के ईच ऑफ द एलिमेंट्स के डबलेट्स होने चाहिए। क्लियर हुआ? एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, जैसे आप यहां पे इस सेट को देख रहे हैं, देखिए ऐसे मैं एक तो बॉक्स बना रहा हूं यहां पे। सपोज हमने एक यहां पे बॉक्स बनाया, ठीक है, इसमें हमने तीनों एलिमेंट्स को ले लिया, सेट के तीनों एलिमेंट्स को, ए को भी लिया, बी को भी लिया, सी को लिया। ये कहां से बीसी आए हैं? इस सेट ए के एलिमेंट्स, ठीक है। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि ये ए खुद से ही रिलेटेड होगा, ए खुद से रिलेटेड होगा, बी भी खुद से रिलेटेड होगा, और सी भी स्टूडेंट क्या होगा? खुद से रिलेटेड होगा। तीनों जब खुद से रिलेटेड हो जाएंगे, यानी कि दिए गए सेट के सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो जाएंगे, सो दैट रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, बट दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर हुआ? अब एक एग्जांपल मैं और आपको दे रहा हूं, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, हमें थोड़ा जगह की कमी है इसलिए मैं यहीं पे बता दे रहा हूं आपको। तीसरा क्या है आपका? मान लीजिए हम R3 रिलेशन ले रहे हैं, R3। अब क्या हुआ, इसमें कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आ गए? A कॉमा A आया, B कॉमा B आया, C कॉमा C आया, और एक आ गया A कॉमा B। अब ये क्या हुआ? हमारा डेफिनेशन तो कह रहा है कि A मींस A कॉमा A बिलोंग्स टू R फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A, यानी कि हमारा डेफिनेशन ये कहता है कि दिए गए सेट्स के सारे एलिमेंट्स
खुद से रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। लेकिन हम तो यहां देख रहे हैं कि ये तीनों एलिमेंट्स तो खुद से रिलेटेड हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा इसमें ऑर्डर्ड पेयर आ गया ना, ऑफ कोर्स आया ना। तो क्या हम इसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे? क्या सोच रहे हैं आप, कहेंगे रिफ्लेक्सिव? तो देखिए इसका आंसर हमारा ये वाला लाइन देगा। क्या कह रहा है कि अदर ऑर्डर्ड पेयर्स मे और मे नॉट प्रेजेंट इन द रिलेशन, यानी कि इन दिए गए सेट्स के सारे एलिमेंट्स के डबलेट्स के आने के बाद कुछ और भी ऑर्डर्ड पेयर आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। तो आप देखिए यहां पे R1 रिलेशन में अदर ऑर्डर्ड पेयर नहीं आए थे, सिर्फ दिए गए एलिमेंट्स के डबलेट्स ही आए थे। बट इसमें ये तीनों तो हैं, इन तीनों के डबलेट्स हमें मालूम है, बट हमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर मिला जिसके एलिमेंट्स ए और बी है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इट इज क्लियर दैट द रिलेशन R3 इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जो R3 हुआ वो ऑल्सो रिफ्लेक्सिव, वो रिफ्लेक्सिव हुआ, और R1 भी रिफ्लेक्सिव हुआ। R2 हमने बताया ही था अभी आपको। R2 हमने क्या लिखा था, हमने R2 लिखा था क्या, ऐसे था हमारा कुछ A, एंड B, था। उसमें C के डबलेट्स नहीं बने हुए थे, इसलिए क्या ही रिफ्लेक्सिव नहीं था। क्लियर? एनी डाउट? ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम नेक्स्ट रिलेशन की ओर मूव करते हैं, जो हमारा होगा सिमेट्रिक रिलेशन। एंड you have to very concentrate on reflexive, symmetric and transitive, because these three types of relation helps you to understand this chapter properly. So that's why you should concentrate on these three relations. ठीक है, बात समझ में आ गई? आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें या नोट डाउन करना चाहें, आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अभी हम सिमेट्रिक बताने से पहले आपको मैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंस बताऊंगा। क्योंकि देखिए इसके दोनों के स्टार्टिंग के जो डेफिनेशन है वो दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों को सिमिलर बना दे रहे हैं, इसलिए हमें डिफरेंशिएट करना होगा कि किसको हम आइडेंटिटी कहेंगे, किसको हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब आइए मैं आपको दोनों में डिफरेंस बता रहा हूं। मैं अभी रिफ्लेक्सिव के डेफिनेशन को इरेज नहीं कर रहा हूं, बिकॉज दोनों के डेफिनेशन से ही आपको मैं डिफरेंशिएट करके बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। और जब ये तीनों मीन्स ये टाइप्स ऑफ रिलेशन अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया, तब पूरा का पूरा रिलेशन आपके मुट्ठी में हो, पूरा का पूरा ये चैप्टर आपके मुट्ठी में हो जाएगा और आसानी से आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। अब देखिए मैं यहीं पे फिर से आइडेंटिटी रिलेशन का डेफिनेशन लिख रहा हूँ। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन। देखिए आइडेंटिटी में क्या था कि अ रिलेशन R in A is called identity relation if each element is related to itself only। ठीक है, यही था। इसकी भी मीनिंग क्या हुई, इस डेफिनेशन की भी मीनिंग यही हुई कि रिलेशन R in set A is called reflexive if each element is related to itself for every A belongs to A। इसमें भी सारे एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड होने चाहिए। इस डेफिनेशन में भी हमने एग्जाम्पल में भी दिखाया कि जो एलिमेंट आए हैं उनके डबलेट्स हमें चाहिए, मीन्स कंपलसरी है वो। और यहाँ भी यही करा, लेकिन एक वर्ड का डिफरेंस है, यहाँ पे ओनली वर्ड आया है। यानी कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, जैसे हमने यहाँ पे सेट ए लिया था, इसमें A, B और C एलिमेंट्स थे। ठीक है, और यहाँ पे हमने, आपको याद होगा
मैं आइडेंटिटी रिलेशन में जो हमने रिलेशन फॉर्म किया था वो A, B, B एंड C फॉर्म किया था। ठीक है, ये फॉर्म किया। इसमें हमने क्या फॉर्म किया था, सेम सेट का रिलेशन। हमने यहाँ पे एक R1 फॉर्म किया था जिसमें A, B, एंड C था, और एक हमने R2 फॉर्म किया था। R2 तो हमारा रिफ्लेक्सिव था नहीं, R2 रिफ्लेक्सिव नहीं था, हमने पहले उसको कट कर दिया था। R3 हमने फॉर्म किया था, इसमें A, B, C, एंड हमने A, B भी यहाँ पे एक एलिमेंट लिया था, और दोनों को हमने रिफ्लेक्सिव बताया था। ऑफ कोर्स ये देखिए, ये R और ये R1 दोनों सिमिलर है, देख सकते हैं सेम एलिमेंट आए। सेम एलिमेंट इसलिए आए बिकॉज सेम सेट पे रिलेशन को डिफाइन किया गया है। यहां भी सबके डबलेट्स आए हैं, यहां भी सबके डबलेट्स आए हैं, बट यहां पे ये आइडेंटिटी हो गया हुआ और यहां पे रिफ्लेक्सिव हो गया। बट नेक्स्ट वन इज, हमने यहां पे क्या फाइंड किया है, एक और रिलेशन फाइंड आउट किया है जो कि रिफ्लेक्सिव है। हम लोगों ने देखा है कि ये रिफ्लेक्सिव है, बट क्या ये आइडेंटिटी है? हमें ये समझना है कि क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी है। आप अपने से बताइए, आपको हमने इतना डेफिनेशन बता दिया, इतना सारा चीज क्लियर कर दिया, क्या ये आइडेंटिटी है? बताइए। ये आइडेंटिटी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज हम क्या जानते हैं डेफिनेशन में, कि जितने भी सेट में एलिमेंट्स आएंगे उनके डबलेट्स होने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ यहां पे ओनली वर्ड यूज किया गया है, यानी कि कोई रिलेशन तभी आइडेंटिटी कहलाएगा जब दिए गए सेट्स के सारे एलिमेंट केवल और केवल खुद से रिलेटेड होंगे। और यहां पे क्या ये खुद से रिलेटेड है क्या? यहां पे ये अलग बात है, ये इससे रिलेटेड हो गया, ये इससे रिलेटेड हो गया, ये इससे रिलेटेड हो गया, बट यहां पे दोनों क्या है, इस ऑर्डर पेयर में डिफरेंट एलिमेंट है। इसलिए स्टूडेंट, ये रिफ्लेक्सिव तो हम लोग समझ चुके हैं पहले से, आपको डाउट नहीं होनी चाहिए, हमने इसको बता चुका है रिफ्लेक्सिव कैसे है। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, आइडेंटिटी को पहचान रहे कि आइडेंटिटी है कि नहीं है। तो क्लियरली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या देखा कि ये आइडेंटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस रिलेशन का एक ऑर्डर्ड पेयर ऐसा है जिसके दोनों एलिमेंट्स क्या हैं, अलग अलग हैं। तो ये आइडेंटिटी नहीं हुआ, बट रिफ्लेक्सिव हुआ। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा आइडेंटिटी हुआ, और सेम रिलेशन ये हमारा रिफ्लेक्सिव हुआ। यानी कि वी कैन से दैट ईच ऑफ द आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव ऑल्सो। हम आइडेंटिटी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं। आइडेंटिटी भी हमारा क्या है, एक पार्टिकुलर टाइप का रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, बट ईच ऑफ द रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। सारे के सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हम आइडेंटिटी नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम आइडेंटिटी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं। यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं हो सकता है, सारे नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, मेन डिफरेंस क्या हुआ कि आइडेंटिटी में जितने भी सेट में एलिमेंट्स आएंगे उसके सिर्फ और सिर्फ डबलेट्स ही होंगे। रिफ्लेक्सिव में क्या आया कि उनके डबलेट्स तो आएंगे, वो मैंडेटरी हैं, वो आएंगे, लेकिन उसके अलावा भी अदर ऑर्डर्ड पेयर्स may or may not present in the relation। ठीक है, क्लियर हो गया? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये चीज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, एक क्वेश्चन दूंगा, जिसमें आपको बताना होगा कि आपको फाइंड आउट करना होगा कि मींस गिवन रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव और नॉट। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी हम लोग
सारे चीज़ों का इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं। जब प्रॉपर वे में हम लोग इंट्रोडक्शन को ख़त्म कर लेंगे तब हम लोग एक एक करके क्वेश्चन पे चलेंगे और प्रॉपर वे में क्वेश्चन को भी करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ आपको भी प्रैक्टिस करना होगा, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेट A is equals to, A is the set of element x1, x2 and x3 and a relation R is defined in A. Find out which of the following relation is reflexive. यहाँ पे आपको 3 और 4 ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे मान लीजिए आपका एक रिलेशन R1 हो गया जिसके एलिमेंट्स x1, x2, फिर यहाँ x1, फिर x1, x2। एक दूसरा रिलेशन होगा हमारा R2, दैट विल बी x1, x1, x2, x2, x3, x3। क्लियर हो रहा है। थर्ड वन इज R3, दैट इज x1, x1, x2, x2, ठीक है, और x3, x3, x2, x3। क्वेश्चन क्या है हमारा कि A एक सेट है जिसके एलिमेंट्स x1, x2 और x3 हैं और इसी सेट पे एक रिलेशन R को डिफाइन किया गया है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो हमारा R1 क्या है, R1 में हम क्या देख रहे हैं, हमें रिफ्लेक्सिव बताना है। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले इस सेट में आए हुए एलिमेंट्स के हमें डबलेट्स चेक करने हैं। क्या करने हैं, डबलेट्स चेक करने हैं। डबलेट्स हमें मिल जाए, बाकी कुछ मिले या ना मिले हमें उससे मतलब नहीं है। हमें यहाँ पे क्या मैंडेटरी है हमारे लिए, सिर्फ और सिर्फ सेट ए के एलिमेंट्स का डबलेट्स, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, R1 इज इक्वल टू, इसके फर्स्ट ऑर्डर पेयर में x1, x1 आया है, पहले एलिमेंट का हमें डबलेट्स मिल गया, ठीक है। बट अगला क्या है, x1, x2 है, ठीक है, x1, x2 है। यानी कि यहां पे क्या हुआ, हमें x1 के डबलेट्स मिल गए, बट क्या इस रिलेशन में x2 और x3 के डबलेट्स हैं क्या, नहीं है। इसका मतलब कि हमें जो एसेंशियल थिंग जिसकी हमें नीड थी वो इसमें नहीं है। दैट्स वाई दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट वन इज x1, x1, क्लियर, x2, x2 एंड x3, x3। यानी कि जो हमारा एसेंशियल नीड है वो हमें मिला कि नहीं मिला, मिला, क्योंकि इस एलिमेंट्स के सारे डबलेट्स हमें मिल गए। इट मींस दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्लियर। नेक्स्ट वन इज R3 इज इक्वल टू क्या है, x1, x1, पहले एलिमेंट्स का डबलेट्स मिला, x2, x2, दूसरे का डबलेट्स मिला, x3, x3, तीसरे का डबलेट्स मिल गया। यानी कि हमें अभी तक 3 ही एलिमेंट्स इसमें है ना, तीनों के डबलेट्स मिल गए, यानी कि हमारा जो एसेंशियल चीज है वो हमें मिल गया। बाकी एक एक्स्ट्रा चीज भी इसमें है, वो क्या है, x2, x3। then by definition we know that other ordered pairs may or may not present in the relation। यानी कि डबलेट्स के बाद
और दूसरे ऑर्डर पेयर भी रिलेशन में आ सकते हैं। किस रिलेशन में? रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर हो गया? अब चलिए हम लोग चलेंगे नेक्स्ट रिलेशन, दैट विल बी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो आइए हम लोग सिमेट्रिक की ओर मूव करते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब आइए हम लोग नेक्स्ट रिलेशन की ओर मूव करते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप लोग, आपको क्लास में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करिएगा, आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, आप अपने मन में कुछ भी डाउट मत रखिएगा, प्रॉपर वे में पढ़ाई करिए, नॉलेज गेन करिए, क्योंकि नॉलेज मस्ट है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, हमने फोर्थ पढ़ लिया, फिफ्थ कौन सा है? सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है? A relation are in A is called symmetric relation. Symmetric relation if A comma B belongs to R implies that B comma A belongs to R for all AB belongs to A। डेफिनेशन कुछ क्लियर नहीं हो रहा होगा? क्या लिखा है कि a relation R in A is called symmetric relation if AB belongs to R implies that BA belongs to R for all AB belongs to A। ठीक है, आप इस सिंबल का मीनिंग जानते हैं, implies that means what? implies that मतलब हम जानते हैं कि if x is equals to 3 implies that x square is equals to 9, यानी कि जब x की वैल्यू 3 होगी तो ये इंप्लाइज करता है कि x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 9 होगी। यानी कि इस कंडीशन के होने पर ये कंफर्म है कि ये रिलेशन होगा, ये चीज होगा, बट इसके होने पर इसके होने का कंपल्सन नहीं है। ठीक है, उसी तरह इसका मतलब ये हुआ कि इस रिलेशन में क्या आएंगे? कैसे ऑर्डर पेयर आएंगे? ए बी ऑर्डर पेयर आएगा, और जब ए बी ऑर्डर पेयर आएगा दैट इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि हमें इस रिलेशन में चेक करना है कि अगर ये ऑर्डर पेयर आया तो इसका इनवर्स, इसका उल्टा भी आना चाहिए, इसका उल्टा भी आना चाहिए, ये कंपल्सन है। ये आएगा तो इसका ठीक उल्टा, यानी कि अगर उस रिलेशन में 1,2 आया तो 2,1 आना चाहिए, अगर 2,1 नहीं आया तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। अभी आपको मैं एग्जांपल से बताऊंगा, अभी क्लियर हो जाएगा, आप बिल्कुल परेशान ना होइए, एक एक चीज क्लियर हो जाएगा यहां पे। इस डेफिनेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि a relation R in A is called symmetric if whenever
A comma B belongs to R, A comma B belongs to R, then B comma A belongs to R in the given relation. क्या समझे आप कि एक किसी सेट A में रिलेशन R सिमेट्रिक कहलाएगा यदि वेनेवर में जब कभी भी AB उस रिलेशन से बिलोंग करता है, AB ये ऑर्डर्ड पेयर AB अगर उस रिलेशन से बिलोंग करता है तो BA भी बिलोंग करना चाहिए, यानी कि BA भी आएगा, तभी वो क्या होगा हमारा, तभी वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमने एक सेट, यहां पे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, मान लीजिए हमारा सेट लेट A इज द सेट ऑफ एलिमेंट A, B, C, ठीक है। मान लीजिए ये 3 एलिमेंट आ गए। अब सबसे पहले मैं आपको एक बॉक्स बना के यहां दिखा दूं। मान लीजिए तीनों एलिमेंट A एलिमेंट, B एलिमेंट, C एलिमेंट हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, अगर उस रिलेशन में A और B आता है, यानी कि A B से रिलेटेड है, A B से रिलेटेड है, तो B को भी A से रिलेटेड होना चाहिए, तभी सिमेट्रिक होगा। A B से रिलेटेड है तो B को भी A से रिलेटेड होना चाहिए। अगर मान लीजिए B C से रिलेटेड है, मान लीजिए, कंपल्सन नहीं है कि सबका सबको होना चाहिए, अगर A B से रिलेटेड है तब वहां पे कंपल्सन हो जाएगा कि B को भी A से रिलेटेड होना चाहिए। यदि B C से रिलेटेड है, ठीक है, तो वहां कंपल्सन हो जाएगा कि C को भी B से रिलेटेड होना चाहिए। और यदि C A से रिलेटेड है तो A को भी C से रिलेटेड होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे हमारा सेट A ये है, यहां पे मैं एक रिलेशन फॉर्म कर रहा हूं। इस रिलेशन में मान लीजिए आया A, B, ठीक है, फिर आ गया B, A, ठीक है, फिर आ गया हमारा A, C, B, A आ गया, फिर A, C आया और C, A आ गया, ठीक है, और फिर मैं ले लूं, मान लीजिए B, C आया और फिर C, B आया। तो चेक करिए कि क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है। हमें क्या चेक करना है, हमें सबसे पहले क्या मिला, AB मिला, तो क्या बता रहा है कि अगर AB है तो BA होना चाहिए, BA का कंपल्सन है, AB है BA है ना, ठीक है, मींस AB आया तो BA आया। फिर इसी तरह इसका भी चेक करेंगे हम, तो वो तो ये दोनों एक ही बात आई कि AB है तो BA आया, फिर BA का उल्टा AB हुआ, AB आया ही है। फिर AC हमने चेक किया, AC का उल्टा CA आया, फिर CA का उल्टा AC आया, फिर BC का उल्टा CB आया और CB का उल्टा BC आया। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए हमें हर एक ऑर्डर पेयर को चेक करना है और हर एक ऑर्डर पेयर की कंडीशन यही होगी। वो तो अलग बात हो गई कि अगर AB आया तो AB के बाद BA आ गया, तो इसके सेंस में ये तो हमें आ गया, तो इसके सेंस में ये तो हमें मिल ही जाएगा ना, ये तो मिलेगा। मान लीजिए AB मिला तो AB का उल्टा हमें BA मिल गया, फिर अगली बारी BA को चेक करने को है तो वो तो इसका मिल ही जाएगा, क्योंकि इसी का उल्टा ये हुआ तो इसका उल्टा ये तो होगा ना। देख लीजिए BA का उल्टा AB हुआ कि नहीं हुआ, तो ये तो मिल गया, ठीक है। वैसे करके हम हर एक एलिमेंट को चेक करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। समझ पा रहे हैं आप? AB आया तो BA आया है, फिर BA आया तो AB आया है, फिर AC आया तो उसका उल्टा CA आया है, ठीक है, और CA आया तो उसका उल्टा AC आया है, फिर BC आया उसका उल्टा CB आया है, और CB है तो इसका उल्टा क्या है, यहाँ पे CB है उसका उल्टा BC है। तो ये क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। और एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे ये R1 था, हमने R2 ले लिया, R2 में हमने ले लिया AB, BA और ये मान लीजिए C, क्या ये सिमेट्रिक है? क्या ये सिमेट्रिक है? ऑफ कोर्स। A, B आया, इसका उल्टा हमें क्या चाहिए, जब A, B आया तो B, आना ही चाहिए। अगर A, B नहीं आया है तो इसका होना जरूरी नहीं है, हम नहीं चेक करेंगे। अगर ये नहीं है तो इसका होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर ये आ गया तो इसका आना कंपलसरी है, तब हमें लाना ही पड़ेगा, तभी वो सिमेट्रिक हो पाएगा, अदरवाइज वो सिमेट्रिक नहीं होगा।
ठीक है, तो देखिए यहाँ पे a कॉमा b आया तो हमें b कॉमा a की जरूरत पड़ेगी, b कॉमा a आया कि नहीं आया, आ गया ना। फिर b कॉमा a आया है तो उसका उल्टा a कॉमा b ही होगा, आया है। अब देखिए c कॉमा c, तो c कॉमा c का उल्टा c कॉमा c ही होगा, होगा ना। c कॉमा c का उल्टा c कॉमा c ही होगा, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे आया हुआ है। क्लियर हुआ, हो डाउट? ठीक, अब ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर मीन्स कोई हमें ऑर्डर्ड पेयर मिला तो उस ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स के इनवर्स हमें मिलना चाहिए, उल्टा हमें मिलना चाहिए, तभी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। और एक बात और, क्या यहां पे ऐसा है कि इस सेट में आए हुए सारे एलिमेंट के साथ ऐसा करना पड़ेगा हमें, यानी कि ए है ए बी एक बार लाना पड़ेगा, फिर बी ए लाना पड़ेगा, फिर बी सी लाना पड़ेगा, फिर सी बी ए लाना पड़ेगा, जो हम यहां पे लाए हैं, क्या ऐसा है? ऐसा कतई नहीं है कि इसके सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व होने चाहिए, इसके सारे एलिमेंट्स आने चाहिए। यहां पे रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी की तरह ये चेक नहीं करना है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है कि जो ऑर्डर्ड पेयर आया उसका उल्टा आना चाहिए, जो नहीं आया उसका उल्टा हम चेक ही नहीं करेंगे, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जो ऑर्डर्ड पेयर आ गए उसमें उसके उल्टे आने चाहिए। क्लियर, सिमेट्रिक समझ में आ गया? एक एग्जांपल और मैं दे दूं, आपको कंफ्यूजन आपका मींस क्लियर हो जाए, डाउट ना रहे आपको। अब देखिए R3 हमने ले लिया, R3 को ले लिया, यहाँ पे हमने मान लीजिए ले लिया AC, या हमने कर लिया यहाँ पे AB, फिर BA, ठीक है, फिर हमने किया AC, फिर CA, इतना ही मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए AB आया, उसका उल्टा BA आया, तो BA का भी उल्टा AB आया, यहां तक क्लियर हुआ। फिर अगला AC आया, AC का उल्टा आया CA आया, और CA का उल्टा AC आया। अब इसमें का BC से हम रिलेशन अभी तक नहीं दिखाए हैं, BC का रिलेशन हम नहीं दिखाए या CB का रिलेशन नहीं दिखाए हैं, तो अभी कोई बात नहीं है, बस हमें ये मिला तो ये इंप्लाइज किया ये मिला। फिर वही कंडीशन इसके साथ भी हुई कि ये आया, ये इंप्लाइज किया कि ये मिला इसका उल्टा, फिर वैसे करके इसका ये मिला, इसका ये मिला। डाउट तो नहीं है ना भैया? आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि हमें AB मिला तो BA मिलना चाहिए। हमने स्टार्टिंग में ही बोला कि अगर हमारे रिलेशन में 1 2 आया तो उसमें 1 2 आया तो 2 1 आना चाहिए, ठीक है। अगर 1 2 नहीं आया तो हम 2 1 चेक ही नहीं करेंगे, 1 2 आया ही नहीं अगर तो 2 1 की बात ही नहीं होगी, अगर 1 2 आएगा तभी 2 1 की बात होगी। यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में जितने एलिमेंट आएंगे उसी के उल्टे हमें चाहिए। रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी की तरह ये कोई मीन्स जरूरी नहीं है कि गिवन सेट में जितने भी एलिमेंट्स आए हैं उन सबों के साथ ऐसा होना चाहिए, यानी कि एवरी के साथ ऐसा होना चाहिए। देखिए डेफिनेशन में एवरी नहीं लिखा है, यहां पे एवरी नहीं लिखा हुआ है, जबकि रिफ्लेक्सिव में क्या लिखा था? फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। एवरी का मतलब होता है कि एक भी एलिमेंट्स ए से छूटने नहीं चाहिए, वो सारे एलिमेंट के साथ वो रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अब आइए हम लोग कहां की ओर चलेंगे? अब हम लोग चलेंगे स्टूडेंट ट्रांजिटिव रिलेशन की ओर, ठीक है, कि ट्रांजिटिव क्या होता है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की ओर मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट 2 बचा हुआ है।